रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुनहरी थी। पक्षियों का चहचहाना और खेतों में काम करते किसानों के गीतों से पूरा गांव गूंजता था। इसी गांव में दो भाई रहते थे, सोम और कृष्णा। उनके पिता रामदीन गांव के सबसे मेहनती किसान माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी से सोना उगाने में लगा दी थी। लेकिन रामदीन के गुजर जाने के बाद घर की दीवारें उदास हो गईं। बड़े भाई सोम का मन कभी भी खेती में नहीं लगा। उसे लगता था कि पसीना बहाना कमजोरों का काम है। वहीं छोटा भाई कृष्णा अपने पिता की परछाई था। वह मिट्टी की खुशबू को दुनिया का सबसे कीमती इत्र मानता था। पिता की 13वीं के ठीक एक दिन बाद सोम ने वह बात छेड़ दी जिसका डर पूरे गांव को था, घर और जमीन का बंटवारा। देख कृष्णा, पिताजी ने जो किया सो किया, पर अब मैं अपनी जिंदगी इस छोटे से घर में घुट घुट कर नहीं बिताना चाहता। हम साथ रहकर केवल झगड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि हम आज ही अपनी राहें अलग कर लें। मैंने बंटवारा तय कर लिया है। सड़क के किनारे वाली उपजाऊ जमीन जहां कुआं पास है वो मेरी होगी, और वो जो पहाड़ी के पीछे वाला पथरीला हिस्सा है वो तू रख ले। आखिर मैं बड़ा हूं तो मेरा फैसला ही आखिरी होगा। भैया, पिताजी की पगड़ी अभी सूखी भी नहीं है और आप अलग होने की बात कर रहे हैं। क्या खेत का वो टुकड़ा हमारे रिश्तों से बड़ा हो गया? पर ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे वो पथरीली जमीन ही मंजूर है। मैं आपसे बहस करके पिताजी की आत्मा को दुखी नहीं करूंगा। बंटवारा हो गया। सोम को गांव की सबसे अच्छी जमीन मिली जहां उसे बिना मेहनत किए भी फसल मिल सकती थी। लेकिन कृष्णा के हिस्से आई वह जमीन जिसे गांव वाले बांझ जमीन कहते थे। वहां केवल कंटीली झाड़ियां, बड़े बड़े पत्थर और रेतीली मिट्टी थी। अगले दिन जब कृष्णा अपनी कुदाल लेकर उस बंजर जमीन पर पहुंचा तो गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि कृष्णा की सादगी का सोम ने फायदा उठाया है। बेटा कृष्णा, सोम ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस पहाड़ी जमीन पर तो आज तक घास का एक तिनका भी नहीं उगा। तू यहाँ हल चलाएगा तो हल टूट जाएगा, पर मिट्टी नहीं खुलेगी। अभी भी वक्त है, सोम से अपना हक मांग ले। काका, जमीन कभी बांझ नहीं होती, बस किसान की नीयत साफ होनी चाहिए। पिताजी कहते थे कि जो मिट्टी को प्यार देता है, मिट्टी उसे कभी भूखा नहीं रहने देती। मैं अपनी मेहनत का पसीना इस रेत में बहाऊंगा, फिर देखते हैं ये जमीन कैसे नहीं जागती। कृष्णा ने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर पहला वार किया। एक तेज आवाज हुई और कुदाल पत्थर से टकराकर वापस आ गई। उसके हाथों में पहले ही प्रहार में झटके महसूस हुए, पर उसकी आंखों में ढिठाई थी। उसने हार नहीं मानी। उधर सोम अपने हरे भरे खेत में लेटा हुआ कृष्णा का मजाक उड़ा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक खेत का नहीं बल्कि दो अलग अलग सोच का संघर्ष शुरू हो चुका था। बंटवारे के बाद का पहला हफ्ता कृष्णा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। पहाड़ी के पीछे वाली वह जमीन जिसे कृष्णा ने अपना भाग्य मान लिया था, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर थी। सूरज अपनी पूरी ताकत से तप रहा था और कृष्णा अकेला उस तपती दोपहर में भारी पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों की हथेलियां छिल चुकी थीं और उनमें गहरे छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने एक बार भी कुदाल जमीन पर नहीं रखी। हर दिन वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत पहुंचता और शाम को जब आसमान में तारे निकल आते तब घर लौटता। गांव के बच्चे उसे देखकर पत्थर वाला किसान कहकर चिढ़ाते थे। वहीं दूसरी ओर सोम का दिन बहुत आराम से कट रहा था।
उसके खेत में पहले से ही उपजाऊ मिट्टी थी, इसलिए उसने बिना मेहनत किए ही कुछ मजदूर लगा दिए और खुद गांव की दुकान पर बैठकर कृष्णा का मजाक उड़ाने लगा। अरे देखो भाई, मेरा छोटा भाई कृष्णा तो सच में पागल हो गया है। वो पत्थरों से खेती करना चाहता है। अरे कृष्णा, थक गया हो तो बता देना, मेरे खेत के किनारे थोड़ी जगह खाली है, वहां आकर बैठ जाना। पत्थरों को तोड़ने से अनाज नहीं निकलता, केवल हड्डियां और टूटती हैं। हंसने दो भैया, जिसे मिट्टी की ताकत पर भरोसा नहीं, वो मेरी मेहनत को क्या समझेगा। ये पत्थर आज कठोर है, पर कल यही मेरी फसल की मेहर बनेंगे। बस थोड़ा और, आज ये पूरा कोना साफ करना ही होगा। कृष्णा की मेहनत देखकर ऐसा लगता था मानो वह जमीन से युद्ध कर रहा हो। एक दोपहर जब वह पूरी तरह थककर चूर हो चुका था और पीने के लिए उसके पास मटके में पानी की आखिरी बूंद बची थी, उसने एक अजीब नजारा देखा। कड़कती धूप में जहाँ एक भी पेड़ हरा नहीं था, वहाँ कुछ छोटे भूरे रंग के पक्षी एक सूखे हुए झाड़ के पास इकट्ठा हो रहे थे। वे पक्षी जमीन के एक खास हिस्से पर अपनी चोंच मार रहे थे और आपस में चहचहा रहे थे। कृष्णा को यह बहुत अजीब लगा। उसने गौर किया कि पक्षी उस बंजर जमीन के एक छोटे से गड्ढे में बार बार जाते और कुछ ढूंढने की कोशिश करते। कृष्णा ने अपनी थकान भुलाई और घिसटते हुए उस तरफ बढ़ा। न यहाँ कोई अनाज है, न ही यहाँ कोई नमी दिख रही है। फिर तुम सब यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम भी मेरी तरह प्यासे हो? या इस बंजर जमीन के नीचे कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं दिख रहा? अरे ये देखो, जहां ये पक्षी अपनी चोंच मार रहे हैं, वहां की मिट्टी बाकी खेत से थोड़ी गहरी और मुलायम है। अगर मैं यहां खुदाई करूं तो शायद मुझे इस जमीन का राज पता चल जाए। पक्षियों, अगर तुम मुझे रास्ता दिखा रहे हो तो मैं आज यहीं खुदाई करूंगा। कृष्णा ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस खास जगह पर कुदाल मारना शुरू किया। सोम दूर से यह सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था कि कृष्णा अब मिट्टी की जगह गड्ढा खोदने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन कृष्णा को किसी की परवाह नहीं थी। जैसे जैसे वह खुदाई कर रहा था, जमीन के अंदर से एक पुरानी और महकती हुई मिट्टी की खुशबू आने लगी। यह उस बंजर पहाड़ी पर पहली बार हुआ था। कृष्णा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुका है। सूरज अब ढलने की ओर था, लेकिन कृष्णा के हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पक्षियों के उस छोटे से झुंड ने जैसे कृष्णा के अंदर नई जान फूंक दी थी। वह गहरी खुदाई करता गया। मिट्टी जो ऊपर से सूखी और बेजान थी, अब अंदर से ठंडी और नम महसूस हो रही थी। करीब 3 फीट की खुदाई के बाद कृष्णा की कुदाल अचानक किसी चीज से टकराई और एक धातु की आवाज गूंजी। कृष्णा रुक गया। उसने सावधानी से अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। उसे लगा कि शायद पुराने समय का कोई पीतल का गगीडा होगा, लेकिन जब उसने पूरी तरह मिट्टी हटाई तो वहां एक मजबूत लोहे का छोटा सा संदूक मिला जिस पर ताला नहीं था। अरे ये तो सिर्फ मिट्टी और कुछ सूखे हुए बीज है। और ये कागज? ओ कृष्णा, क्या हुआ? खुदाई रुक क्यों गई? क्या कोई सोने का गड्ढा मिल गया या फिर कोई पुराना जूता? अरे भाई, अब तो घर चल, रात होने वाली है। पागलों की तरह मिट्टी मत खोद। कृष्णा ने सोम की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस पुराने कागज को खोला जिस पर उसके पिता की लिखावट साफ चमक रही थी। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुमने साबित कर दिया कि तुम इस जमीन को अपनी मेहनत से सींचने का साहस रखते हो। इस संदूक में कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि प्राचीन स्वर्ण बीज और काली राख की खाद है। ये बीज केवल उस मिट्टी में उगते हैं जहाँ का किसान धैर्यवान हो। इन्हें संभाल कर बोना,
क्योंकि ये केवल अनाज नहीं, तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। पिताजी, आपने मुझे सबसे कीमती चीज दी है। सोम भैया को लगा कि उन्होंने मुझे बंजर जमीन देकर जीत हासिल कर ली, पर आपने तो इस बंजर जमीन में ही मेरा भविष्य छुपा रखा था। मैं वादा करता हूं, मैं इन बीजों का अपमान नहीं होने दूंगा। मैं इन्हें इसी पथरीली जमीन पर उगा कर दिखाऊंगा। दिखा तो मुझे क्या मिला है। हाँ हाँ हाँ, सूखे बीज और कुछ पुरानी राख। कृष्णा, तू तो सच में बुद्धू निकला। मुझे लगा था कुछ कीमती होगा। इन सूखे दानों को तो परिंदे भी नहीं खाएंगे। तू इन्हीं से अपना पेट भर लेना। मैं तो कल अपने खेत में बाजार के सबसे महंगे बीज बोने जा रहा हूं। सोम हंसता हुआ अपने घर की ओर चला गया। उसे लग रहा था कि उसने कृष्णा को एक बार फिर हरा दिया है, लेकिन कृष्णा ने उन बीजों को अपनी छाती से लगा लिया। वह समझ गया था कि ये पक्षी उसी खाद्य की खुशबू से यहाँ नहीं आ रहे थे। रात का अंधेरा घिर आया था, लेकिन कृष्णा की आंखों में उम्मीद का सूरज उग चुका था। उसने उसी रात उन बीजों को बोने की योजना बनाई। उसे पता था कि अब उसकी असली लड़ाई शुरू हुई है, दुनिया के तानों और इस बंजर जमीन की कठोरता के खिलाफ। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने रामपुर की धरती को छुआ, कृष्णा पहले से ही अपने खेत में था। उसने संदूक से निकली उस काली राख जैसी खाद को मिट्टी के उस हिस्से में मिलाया जहां पक्षी बैठते थे। पिताजी के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार उसने उन स्वर्ण बीजों को एक एक करके बहुत गहराई में बोया। कृष्णा के पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं था। गांव का साझा कुआं उसके खेत से बहुत दूर था। वह 2 बड़े घड़ीडीहों में पानी भरता और अपने कंधों पर रखकर पथरीले रास्ते से होता हुआ खेत तक पहुंचाता। लोग उसे देखते और अपना सिर पीट लेते। उन्हें लगता था कि कृष्णा अपनी जवानी और ताकत एक ऐसी जगह बर्बाद कर रहा है जहां पत्थर के अलावा कुछ नहीं उगेगा। अरे ओ कृष्णा, सुना है तूने कल कोई जादुई बीज बोए हैं। कब तक निकलेंगे बाहर? कहीं ऐसा ना हो कि तू पानी पिलाता रह जाए और अंदर से केवल कंटीली झाड़ियां निकले। देख भाई, अभी भी वक्त है, शहर जाकर कोई काम ढूंढ ले। भाई, फसल अनाज की हो या इंसान के चरित्र की, उसे पकने में वक्त लगता है। मैंने अपना कर्म कर दिया है। अब सब कुछ उस विधाता और इस मिट्टी के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा और फिर पूरा महीना निकल गया। सोम के खेत में महंगे खाद और बीजों के कारण छोटी छोटी हरी घास दिखने लगी थी। सोम रोज शाम को कृष्णा के खेत के पास आता और अपनी फसल का बखान करता, लेकिन कृष्णा के बंजर खेत में अभी भी केवल धूल उड़ रही थी। एक भी अंकुर बाहर नहीं आया था। कृष्णा का हौसला अब डगमगाने लगा था। उसके शरीर की ताकत जवाब दे रही थी और पानी ढोढोकर उसके कंधे छिल गए थे। गांव में अब उसे पागल किसान के नाम से पुकारा जाने लगा था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे समझाने लगी कि उसे अब हार मान लेनी चाहिए। देख कृष्णा, तेरा पागलपन अब पूरे गांव के लिए तमाशा बन गया है। 1 महीना हो गया, मिट्टी ने एक पत्ता तक नहीं दिया। ये बीज नहीं, पत्थर के टुकड़े थे जिन्हें तूने पाल रखा है। छोड़ ये सब और मेरे खेत पर मजदूरी करने आ जा। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। भैया, बांस का पेड़ भी जमीन के अंदर सालों तक अपनी जड़ें फैलाता है और फिर अचानक आसमान छूने लगता है। हो सकता है ये बीज भी अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हों। मैं आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगा। उस रात आसमान में घने बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जहां सोम घबरा रहा था कि उसकी कच्ची फसल कहीं बह न जाए, वहीं कृष्णा उस तूफानी बारिश में अपने खेत की ओर भागा।
उसने देखा कि भारी बारिश के कारण मिट्टी की ऊपरी परत हट रही थी। अचानक बिजली की रोशनी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह घुटनों के बल बैठ गया और कीचड़ के बीच अपने हाथों से मिट्टी टटोली। उसकी उंगलियों ने कुछ कोमल महसूस किया। एक छोटा सा गहरा हरा और अद्भुत चमक वाला अंकुर पत्थर के सीने को फाड़कर बाहर निकल आया था। कृष्णा की आंखों से बारिश के साथ खुशी के आंसू भी बहने लगे। चमत्कार शुरू हो चुका था। उस तूफानी रात के बाद रामपुर की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। कृष्णा के खेत में जो अंकुर फूटा था वो साधारण नहीं था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरा खेत छोटे छोटे हरे पौधों से भर गया। ये पौधे गांव की किसी भी दूसरी फसल से बिल्कुल अलग थे। इनकी पत्तियां रेशम की तरह मुलायम और गहरे हरे रंग की थीं, जिन पर सुबह की ओस मोतियों की तरह चमकती थी। गांव के जो लोग कृष्णा का मजाक उड़ाते थे, अब वे अपनी राहें बदलकर उसकी खेत की मेड़ पर खड़े होकर इस चमत्कार को देखने आते थे। भाई, मैंने 70 साल इस मिट्टी में बिता दिए, पर ऐसी फसल कभी नहीं देखी। देखो इन पौधों को, इनकी खुशबू तो हवाओं में चंदन की तरह घुल गई है। कृष्णा बेटा, ये कौन सा अनाज है? ये तो हमारे पुरखों की कहानियों जैसा लग रहा है। काका, ये सब पिताजी का आशीर्वाद और इस मिट्टी की सहन शक्ति है। मैंने तो बस अपनी मेहनत का पानी दिया है, बाकी सब कुदरत का करिश्मा है। ये पौधे मुझे सिखा रहे हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो कंकड़ भी अनाज उगल सकते हैं। जैसे जैसे फसल बढ़ी हुई, सोम की बेचैनी बढ़ती गई। उसने अपने खेत पर हजारों रुपए खर्च किए थे, महंगे बीज डाले थे, फिर भी उसकी फसल मुरझाई हुई थी। सोम का अहंकार अब ईर्ष्या की आग में बदलने लगा था। उसे लगने लगा कि कृष्णा ने जानबूझकर उसे वो बंजर खेत लिया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वहां खजाना छुपा है। सोम की रातों की नींद उड़ गई। वो अक्सर रात के अंधेरे में कृष्णा के खेत की जासूसी करने लगा। उसने गौर किया कि रात के समय भी वे हजारों छोटे पक्षी फसल के ऊपर पहरा देते थे। सोम को लगा कि अगर वो इन पौधों का कोई एक हिस्सा भी हासिल कर ले तो वो कृष्णा से ज्यादा अमीर बन सकता है। ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं बड़ा हूं, सारा मान सम्मान मेरा हक है। ये कृष्णा चुपचाप अमीर बनने की तैयारी कर रहा है। लोग अब उसे मेहनती कृष्णा और मुझे आलसी सोम कहने लगे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ये फसल मेरे खेत में नहीं उगी तो मैं इसे कृष्णा के खेत में भी रहने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे सच्चे साथी हो। तुमने मुझे रास्ता दिखाया और अब तुम इस फसल की रक्षा कर रहे हो। बस कुछ ही दिनों की बात है, जब ये अनाज पक जाएगा तो पूरे गांव का पेट भरेगा। फसल अब घुटनों से ऊपर आ चुकी थी और उनमें सुनहरे फूल आने शुरू हो गए थे। उन फूलों की महक इतनी तीव्र थी कि पूरे रामपुर गांव की हवा बदल गई थी। लोग बीमार होने पर भी कृष्णा की खेत के पास आकर बैठते, क्योंकि उन्हें वहां की हवा में सुकून महसूस होता था। कृष्णा खुश था, पर वो इस बात से अनजान था कि उसका अपना भाई उसके विनाश की योजना बना रहा है। सोम ने शहर से कुछ लालची लोगों को बुलाया था ताकि वो इस फसल का राज बेच सके और कृष्णा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। रामपुर गांव की हवाओं में अब उस अनोखी फसल की खुशबू रच बस गई थी। कृष्णा के खेत में उगे हुए स्वर्ण अनाज अब पकने की कगार पर थे। उनके ऊपर आए सुनहरे फूल अब भारी दानों में बदल रहे थे, जो सूरज की रोशनी में असली सोने की तरह चमकते थे। लेकिन जहां गांव वाले इस फसल को देखकर खुश थे, वहीं सोम के मन में एक काला तूफान उठ रहा था। सोम ने शहर की एक बड़ी अनाज व्यापारी
सेठ धनीराम को चुपके से गांव बुलाया था। सोम ने उसे लालच दिया था कि वो उसे एक ऐसी जादुई फसल का राज बताएगा जो बंजर जमीन पर भी सोना उगाती है। सेठ धनीराम एक बेहद लालची और धूर्त इंसान था। वो और सोम मिलकर कृष्णा की मेहनत को हड़पने की योजना बना रहे थे। सोम, अगर ये बात सच है कि ये बीज बंजर जमीन पर भी इतने घने उगते हैं तो समझो हम रातों रात लखपति बन जाएंगे। पर समस्या वो तुम्हारा भाई कृष्णा है, वो इन बीजों को कभी हमें नहीं बेचेगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए सेठ जी, वो तो सीधा साधा बुद्धू है। मैं उससे कहूंगा कि ये फसल जहरीली है और गांव वालों को इससे खतरा है। वो डर के मारे सब कुछ मेरे हवाले कर देगा, और अगर नहीं माना तो मेरे पास और भी तरीके हैं। अगले दिन सोम और सेठ धनीराम कृष्णा के खेत पर पहुंचे। कृष्णा उस वक्त पौधों को पानी दे रहा था और पक्षियों को दाना डाल रहा था। सोम ने अपने चेहरे पर झूठी चिंता के भाव ओढ़े और कृष्णा के पास जाकर चिल्लाने लगा। उसने गांव के कुछ लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था ताकि कृष्णा पर दबाव बनाया जा सके। सोम ने दावा किया कि कृष्णा की इस फसल की वजह से गांव के पशु बीमार पड़ रहे हैं। देखो भाइयों, मैं कहता था ना कि ये पत्थर वाली जमीन कुछ अच्छा नहीं उगल सकती। कृष्णा ने यहाँ जो जादू टोना किया है उसकी खुशबू से मेरे बैल बीमार पड़ गए हैं। सेठ जी कह रहे हैं कि ये फसल जहरीली है। कृष्णा, अगर तूने ये सब अभी नष्ट नहीं किया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इन पौधों ने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि इनकी खुशबू से तो लोगों का मन शांत होता है। सेठ जी, आप किस आधार पर इसे जहरीला कह रहे हैं? क्या आपने इसकी जांच की है? जबान कम चलाओ लड़के, मैं बरसों से अनाज का व्यापार कर रहा हूं। ऐसी चमक वाली फसल प्राकृतिक नहीं हो सकती। या तो तुम इसे मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसे शहर ले जाकर नष्ट करवा सकूं, वरना गांव वाले तुम्हें यहां से निकाल देंगे। गांव के कुछ लोग सोम की बातों में आकर डरने लगे। कृष्णा अकेला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मेहनत और पिता की निशानी को कैसे बचाए। सेठ और सोम ने उसे सूर्यास्त तक का समय दिया। या तो वो फसल उन्हें सौंप दे या फिर खुद उसे जला दे। कृष्णा उस रात अपने खेत की मेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोया। उसने उन पक्षियों की ओर देखा जो अभी भी फसल के ऊपर मंडरा रहे थे। अचानक उसे अपने पिता की पत्र की आखिरी पंक्तियां याद आईं, जो उसने पहले गौर से नहीं पढ़ी थीं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस धैर्य की होती है। सूरज ढलने की कगार पर था और गांव के चौपाल पर तनाव बढ़ता जा रहा था। सोम और सेठ धनीराम ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी थी कि कृष्णा की फसल से निकलने वाली खुशबू हवा को जहरीला बना रही है। डरे हुए गांव वाले हाथों में लाठियां और मशाले लेकर कृष्णा के खेत की ओर बढ़ने लगे। कृष्णा अकेला अपने खेत के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे चट्टान की तरह मजबूत। उसे पता था कि उसके भाई ने लालच में आकर ये जाल बुना है। जैसे ही भीड़ खेत के पास पहुंची, सोम ने आगे बढ़कर कृष्णा को धक्का दिया और फसल में आग लगाने के लिए मशाल उठाई। अब बहुत हुआ कृष्णा, तेरा ये ढोंग आज खत्म हो जाएगा। अगर तू इसे हमें नहीं सौंपेगा तो मैं इसे अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखूंगा। भाइयों, हटाओ इसे, ये हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है। भैया, रुक जाइए। अगर आप सबको लगता है कि ये फसल जहरीली है तो मैं खुद इसे नष्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले, काका, आप तो गांव के सबसे पुराने वैद्य हैं। क्या आपने कभी किसी जहरीली चीज को पक्षियों को खाते देखा है? देखिए उन पक्षियों को, वे इन दानों को खा रहे हैं और पहले से ज्यादा चहचहा रहे हैं। भीड़ रुकी और सबकी नजरें उन हजारों पक्षियों पर गईं जो बेखौफ होकर सुनहरे दानों को चुग रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग वैद्य जी आगे आए।
उन्होंने एक दाना उठाकर उसे चखा। सोम और सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। वैद्य जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया और फिर जो कहा उसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। मूर्खों, जिसे तुम जहर समझ रहे हो वो अमृत है। ये स्वर्ण अनाज है जो दशकों पहले हमारे इलाके से लुप्त हो गया था। इसकी खुशबू बीमारों को ठीक करती है, जहर नहीं फैलाती। सोम, तूने और इस शहर के व्यापारी ने मिलकर इस मासूम लड़के को ठगने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें झाड़ियों के पीछे इसकी कीमत तय करते हुए सुना था। क्या? इसका मतलब सोम और सेठ हमें डराकर ये कीमती अनाज खुद हड़पना चाहते थे। सोम, तू अपने ही भाई का दुश्मन बन गया। पासा पलट चुका था। जो भीड़ कृष्णा को मारने आई थी वो अब सोम और सेठ धनीराम की ओर गुस्से से बढ़ने लगी। सेठ धनीराम डर के मारे अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गांव छोड़कर रफू चक्कर हो गया। लेकिन सोम वहीं जम गया। उसका सारा झूठ पकड़ा गया था और उसका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। गांव वालों ने सोम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा उनके बीच खड़ा हो गया। रात घिराई थी, लेकिन अब डर की नहीं बल्कि न्याय की रात थी। कृष्णा के खेत की फसल अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमक रही थी, जैसे वो अपने रक्षक की जीत का जश्न मना रही हो। रात का सन्नाटा रामपुर गांव पर छाया हुआ था, लेकिन कृष्णा के खेत में आज एक अलग ही हलचल थी। गांव वाले गुस्से में सोम को सजा देने पर उतारू थे। सोम, जिसने अपने ही भाई के साथ विश्वासघात किया था, अब सर झुकाए खड़ा था। उसका लालच और झूठ सबके सामने नंगा हो चुका था। सेठ धनीराम तो भाग गया था, लेकिन सोम के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। जब गांव वाले उसे गांव से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े तो कृष्णा ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। सबकी आंखों में हैरानी थी। जिसने कृष्णा को बर्बाद करने की कोशिश की, कृष्णा उसे ही बचाने खड़ा था। कृष्णा, हट जा हमारे रास्ते से। इस गद्दार भाई ने तेरी मेहनत जलानी चाहिए, हमें झूठ बोलकर डराया। इसे गांव में रहने का कोई हक नहीं है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं काका, सजा देने का हक सिर्फ ऊपर वाले को है। सोम भैया ने जो किया वो लालच के वश में होकर किया। पर याद रखिए, मिट्टी और खून का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि एक साजिश उसे तोड़ दे। भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। कृष्णा के इन शब्दों ने सोम के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और कृष्णा के पैरों में गिर पड़ा। अगले दिन जब सूरज उगा तो पूरा गांव कृष्णा के खेत में इकट्ठा था। आज फसल की कटाई का दिन था। कृष्णा ने पहली दरांती सोम के हाथ में दी। दोनों भाइयों ने मिलकर वो स्वर्ण अनाज काटा। आश्चर्य की बात ये थी कि उस छोटे से बंजर खेत से इतना अनाज निकला जितना सोम के बड़े और उपजाऊ खेत से भी कभी नहीं निकला था। वो अनाज सिर्फ मात्रा में ज्यादा नहीं था, बल्कि उसके एक एक दाने में एक अद्भुत चमक और शक्ति थी। कृष्णा, तूने आज मुझे सिर्फ जीवन दान नहीं दिया, बल्कि मुझे इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया है। पिताजी ने सही कहा था, खजाना मिट्टी के नीचे नहीं, उसे सींचने वाली नीयत में होता है। आज से मैं तेरा भाई नहीं, तेरा शिष्य हूं। हम मिलकर इस गांव की हर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। भैया, यह अनाज सिर्फ हमारा नहीं है। हम इसका आधा हिस्सा गांव के उन गरीब किसानों को देंगे जिनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये स्वर्ण अनाज अब पूरे रामपुर की किस्मत बदलेगा। रामपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। कृष्णा और सोम की जोड़ी ने मिलकर गांव की काया पलट दी।
वो बंजर पहाड़ी जहाँ कभी धूल उड़ती थी अब साल भर हरी भरी रहती है। पक्षियों का वो झुंड आज भी कृष्णा के खेत में आता है, मानो वे अपने उस दोस्त को सलाम करने आते हों जिसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।